हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अग्रिम गुरु। आज मैं आप लोग के सामने जीएस मेंस 1 जो पेपर हुआ है यूपीएससी 2023 का, उसका फुल एनालिसिस लेकर आया हूँ। विल डील विद ऑल द न्यूएंसेस ऑफ दिस पेपर 1, जीएस पेपर 1 जो मेरे हाथ में है। विल सी विद द हेल्प ऑफ आवर एनालिसिस कि पेपर कैसा था, क्या नेचर था क्वेश्चन का, कितने स्टैटिक क्वेश्चन थे, कितने करंट क्वेश्चन थे, कैसा मार्क एलोकेशन था। विल सी इन दिस वीडियो। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ रोहित लोढ़ा सर, द टीम ऑफ अग्रिम गुरुज brings the detailed analysis of GS paper 1 2023. So let's begin. स्टार्ट करते हैं। जो हम देखेंगे पैरामीटर ऑफ एनालिसिस कि हम किन पैरामीटर्स में इन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट पैरामीटर इज वेरी सिंपल। फर्स्ट पॉइंट इन पैरामीटर इज चेंज इन पैटर्न एंड मार्क्स एलोकेशन। सो विल सी कि कोई चेंज तो नहीं हुआ पैटर्न में या मार्क एलोकेशन में, राइट। नेक्स्ट इज स्टैटिक एंड करंट क्वेश्चन देखेंगे हम कि वो कैसे थे क्वेश्चन, स्टैटिक नेचर के या करंट नेचर के। एंड देन we'll see that can it be covered from conventional source, right? Because what we do while preparation कि जो हम बुक्स हैं कन्वेंशनल बुक हैं वही पढ़ते हैं, तो क्या उन बुक्स को पढ़ने के साथ along with न्यूज़पेपर हम इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। एंड फाइनली डिटेल एनालिसिस ऑफ अग्रिम गुरुज कि इन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, राइट। दैट विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिस्कशन। बट ये डिस्कशन जो है ये सक्सेसिव पार्ट्स में आएगा। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ एक जनरल एनालिसिस है वो इस वीडियो का करूंगा, इस पेपर का करूंगा, राइट। एंड देन आवर टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ रोहित लोढ़ा सर, व्हाट दे विल डू, आवर टीम मेंबर्स विल डू, दे विल एनालाइज द सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, राइट। लाइक हिस्ट्री का अलग से होगा, ज्योग्राफी का अलग से होगा, सोसाइटीज का अलग से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो लाइक प्रीवियस ईयर्स इस बार भी 20 क्वेश्चन ही थे, आप देखेंगे। और जो मार्क्स एलोकेशन था वो सेम 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स था, राइट। और वर्ड लिमिट की भी इसमें अगर हम बात करें तो 10 मार्कर्स के क्वेश्चन में आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कि 10 मार्कर्स में 150 वर्ड लिमिट इज देयर एंड इन 15 मार्कर क्वेश्चन वर्ड लिमिट इज 250, राइट। सो जैसे कि प्रीलिम्स में पैटर्न इस बार चेंज हुआ था, क्वेश्चन पेपर जो एस्पायरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी देखें अगर प्रीलिम्स का, तो एकदम से ऑप्शन का पैटर्न चेंज हो गया था। बट मेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो पहला एनालिसिस तो हम यही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से ही है। सेकेंड आप देखिए कि सोर्सेस क्या है हमारे, राइट। इस सोर्स को पढ़ के हम क्या इन पेपर्स को कवर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कल्चर के लिए व्हाट वी रीड एनसीईआरटी एंड नितिन सिंघानिया, राइट। फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसको इस वीडियो में हम MIH से रेफर करेंगे, okay, so that can be covered by Spectrum, NCERT and Bipin Chandra. These are well known source, you might be knowing about this. Post Independence by Bipin Chandra, World History by NCERT, Geography by NCERT and Society by NCERT and Current Affairs, right. So these notes along with your respective coaching institutes class notes, right, your own notes, तो ये हमारे सोर्स होते हैं। तो हमारा एक जो वर्डिक्ट होगा फाइनल, विल सी दैट कैन these question can be covered by reading these question from these sources, right। तो वो हम देखेंगे। अब देखिए मेन एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होता है कि जीएस पेपर 1 2023 जो है उसमें आप देखें क्वेश्चंस का एलोकेशन कैसे है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस जो इस साइड मैंने लिखा है, लाइक इंडियन कल्चर वी ऑल नो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, राइट। ये सिलेबस का पार्ट है। इसमें से इस बार जो क्वेश्चन आया है 2023 में कल्चर के 3 क्वेश्चन आए हैं और टोटल मार्क्स इसको दिया गया है 40, जिसमें से एक 10 मार्कर क्वेश्चन है और 2 15 मार्कर क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन है, राइट। टोटल 25 मार्क्स है, एक 10 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, राइट। ये उसमें अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा क्या क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ये देख लीजिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री से देयर इज नो क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन इज देयर, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। ज्योग्राफी एंड सोसाइटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से आए हैं, 7 क्वेश्चन। बट अगर मार्क्स वाइज देखेंगे आप तो सोसाइटी से टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड ज्योग्राफी से 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इनका ब्रेकअप ज्योग्राफी में देखिए 5 क्वेश्चन 10 मार्कर्स
and 15 question 2 markers, right? Same way in society 3 questions 10 marker and 4 questions are 15 marker. तो ये जनरल एक पैटर्न आप देखें तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पैटर्न है. Now this is the bar graph showing that most of the questions are asked from society and geography, 7 questions. Okay, then after that culture 3 questions, modern Indian history 2 questions and post independence 1 question, right? So this way we can align our preparation. ये जो analysis है वो हमको बहुत help करेगा, right? अब मार्क्स एलोकेशन देख लेते हैं. मार्क्स एलोकेशन आप देखिए पाई चार्ट के हेल्प से, आपको पाई चार्ट दिख रही होगी स्क्रीन पे. तो ये सबसे पहले कल्चर में टोटल 40 मार्क्स यानी कि 16% जो आपके क्वेश्चन है कल्चर से आए हुए हैं. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 25 मार्क्स के क्वेश्चन है यानी कि 10% ऑफ टोटल सिलेबस, टोटल पेपर. पोस्ट इंडिपेंडेंस से 15 मार्क का एक क्वेश्चन है, 6% ऑफ द सिलेबस. वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं है. सोसाइटी 90 मार्क्स हैं यानी कि 36% ऑफ द सिलेबस एंड ज्योग्राफी में 32%. मतलब आज का जो पेपर हुआ है उसमें अगर मैं आपको इसको समराइज करूं सो 36% ऑफ द कंप्लीट पेपर कंप्राइजेस सोसाइटी, राइट? सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी, सेलिएंट फीचर्स, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन, ये सारा जो है पॉपुलेशन रिलेटेड इशू जो सिलेबस है इसके हिसाब से 90 मार्क्स के 36% है. सेकंड जो रैंक है वो है 32% वेटेज अकॉर्डिंग टू मार्क्स दैट इज गिवन टू ज्योग्राफी, राइट? तो सोसाइटी एंड ज्योग्राफी आर द 2 मेजर पोर्शन इन दिस पेपर. उसके बाद 16% इज ऑफ कल्चर, राइट? इंडियन कल्चर, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. तो अगर हिस्ट्री की बात करें टोटल आप देखेंगे हिस्ट्री हम ऐसे नट सेल में ही पढ़ते हैं, राइट? कि हिस्ट्री कंप्लीट मतलब हमारा इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर कवर. तो उसमें से भी अगर हम देखें तो अराउंड 36%, राइट? 32% क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से हैं. ठीक, तो ये मार्क एलोकेशन का एनालिसिस हो गया. अब चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखते हैं. लेट्स स्टार्ट लाइक सब्जेक्ट वाइज इंडियन कल्चर से कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है. ऐसे ही हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से विल सी एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड सो ऑन, राइट? सो कल्चर मोस्ट फेटेड, राइट? सबको लगता है, डर लगता है कल्चर पढ़ने से कि कैसे क्वेश्चन आएंगे. तो देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ही कल्चर का है, क्वेश्चन नंबर 1. एंड क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया को डेवलप करने के लिए जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे वो क्या थे, एक्सप्लेन करना है. कीवर्ड हियर इज एक्सप्लेन, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर हियर बिकॉज दैट विल बी पार्ट ऑफ अवर सक्सेसिव वीडियोस जहां हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे. यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन समझिए. सो व्हाट वी कैन से कि एंशिएंट इंडिया का जनरल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, राइट? 11 नंबर क्वेश्चन अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन. वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन का मेन फैक्टर पूछा है, मेन फीचर्स पूछा है. डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, राइट? दिस इज, सो हम बोल सकते हैं कि जैसे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन व्हिच कैन बी कंपेयर्ड. तो वैसा ही है कि वैदिक फीचर के, वैदिक सिस्टम के, वैदिक पीरियड के फीचर्स पूछा है, रिलीजन के फीचर्स पूछा है और अभी क्या उसमें से रिसेम्बलेंस है प्रेजेंट टाइम पे, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 इट सेज व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड मतलब दिल्ली सल्तनत. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ medieval history, right? And how did those technological changes influence the Indian society, right? तो ये obviously उसी medieval Indian society का की बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे इम्पैक्ट किया. तो ये मैं आपको एक लास्ट में एनालिसिस बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको हम रखेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कल्चर, 3 क्वेश्चंस. नाउ कम्स द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री.
So from here, as usual, we have seen that ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, but still this is the part of the syllabus which we have to prepare and we give a lot of time while preparation MIH cover करने में. तो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 10 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेसिकली आस्किंग अबाउट द डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजी बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर. इसमें भी स्पेसिफिक ऑन टुवर्ड्स अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, राइट. इन दोनों अप्रोच में डिफरेंसेस पूछा गया है. 13 में हाउ डिड द colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial oppression, right. So it's kind of tribal revolt का जो हम सेक्शन पढ़ते हैं while preparing for modern history, तो वो सेक्शन यहाँ से पूछा गया. 2 क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड राइट वेल. क्योंकि ये अगर सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, सो इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड डिजायरेबल दैट वी प्रिपेयर इन द डायरेक्शन ऑफ कंपेयरिंग पर्सनैलिटीज, comparing as in कि comparing Mahatma Gandhi with the ideologies of Subhash Chandra Bose, ideology of Nehru, Rabindranath Tagore, then debate of Nehru, Ambedkar, and then debate of what Mahatma Gandhi. तो ये हमेशा एक अच्छी प्रिपरेशन का पार्ट माना जाता है if you are covering that. And second also tribal revolt is also very important question of modern, important section of modern Indian history. तो वो भी आपने सीरियस प्रिपरेशन की होगी, तो आई थिंक दिस इज वेरी प्रिटी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से. ठीक है. पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में हम देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ज़्यादा इसको हम प्रिपरेशन के दौरान जोर भी नहीं देते हैं एंड क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं. इस बार भी क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन है 17 की क्वेश्चन है, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजंस, राइट. 250 वर्ड्स में कि कैसे हम नेट फूड इंपोर्टर से आज नेट फूड एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ गए हैं, बदल गए हैं. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, राइट. सो व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड. देखने में आपको लगेगा कि इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, राइट. सो बट द क्वेश्चन इज बेसिकली, इस पेपर में अगर है तो हम क्लासिफाई करेंगे कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का सिलेबस है. डिटेल एनालिसिस में आई विल और आवर टीम विल कवर कि कैसे, बहुत मतलब क्या कवरेज है, कैसे इंटरलिंकिंग है, बट अभी आप इतना समझिए. नेक्स्ट इज जियोग्राफी. जियोग्राफी सबसे ज़्यादा सेकेंड जो 80 मार्क्स का है, सोसाइटी के बाद जियोग्राफी के क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चन भी है. तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 7 जो है, दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्टली जियोग्राफी से रिलेटेड है. 3, 4, 5, 6, 7, राइट. तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. एक तो आपको रेलवेज का लोकेशन का पता होना चाहिए और उसके बाद उसका सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज little bit difficult question because it is asking about the railways in different countries of the world. We can cover or we can tell about the railways of India, but also covering about or telling about the railways of world is little bit difficult. Generally हम prepare नहीं करते अगर हमारा optional geography नहीं है तो, right. So ये थोड़ा difficult question कहलाएगा. Factual question है और डिफिकल्ट है. नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, राइट. क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट इशू एज ऑफ नाउ, थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. वी हैव सीन दैट हाउ इन दिस ईयर इटसेल्फ क्लाइमेट चेंज हैज अफेक्टेड एवरीवन. तो क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज से, और इस बार जो क्वेश्चन है, इस बार क्लाइमेट चेंज और रिलेशन विद द फूड सिक्योरिटी, राइट. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, why is the world today confronted with the crisis of availability of and access to fresh water resource. Again ये जो एक चैलेंज है कि फ्रेश वाटर रिसोर्स प्रोवाइड कराना इंडिया में भी और एक वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है, राइट. तो ये 5th क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट मैं बोलूंगा. नेक्स्ट इज हाउ द फियार्ड्स फॉर्म, राइट. तो एक लैंड फॉर्म है, उस लैंड फॉर्म को फॉर्म करने की प्रोसेस पूछा गया है, विच इज इम्पोर्टेंट. जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो लैंड फॉर्म्स, चाहे वो रिवर लैंड फॉर्म हो, राइट, ग्लेशियल हो, सैंड लैंड फॉर्म्स हो, तो भी प्रिपेयर. तो वैसा ही क्वेश्चन है.
ठीक। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आप देखेंगे। 7, व्हाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया इन भोजपुर रीजन। पुरवैया, बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं बॉलीवुड मूवीज के, राइट, और एक अच्छा टर्म माना जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई ईस्टर्लीज को पुरवैया क्यों बोलते हैं। तो जो यूपीएससी का एक तरीका है, राइट, इट डिमांड्स अ थिंकिंग मैन, तो आपको सोचना पड़ेगा, बहुत बेसिक चीजें जो है वो सोच के लिखनी पड़ेगी, वैसा ही क्वेश्चन है। हाउ हैज द डायरेक्शनल सीजन विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल थॉट्स ऑफ द रीजन। इंटरलिंकिंग दैट जियोग्राफी इज बीइंग लिंक विद कल्चर, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका डिटेल एनालिसिस रोहित सर विल प्रोवाइड, ठीक। देन क्वेश्चन 14, 15 आर आल्सो रिलेटेड टू व्हाट, जियोग्राफी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 14 कि क्या है। इसमें है कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज, राइट। कि जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, उसका रिसोर्स पोटेंशियल क्या है और उसमें स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड क्या है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल हजार्ड कोस्ट लाइन में क्या आते हैं, तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट आप समझ सकते हैं, बट दिस हैज बीन आल्सो आस्क्ड इन पेपर 1, ठीक है। तो एक इंटरलिंकिंग हमेशा रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, ठीक। कि इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी डाइवर्सिटी के लिए फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सो देयर इज डाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस डाइवर्सिटी। असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, राइट। सो वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। रेन फॉरेस्ट यू मस्ट नो कि कहाँ पे हैं, उनमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। सो क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑफ 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, right. So lot of stuffs you have to write in very concise and precise manner along with so much content enrichment। मतलब कि आंसर राइटिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। एंड यू ऑल नो दैट वी हैव अ कोर्स फॉर आंसर राइटिंग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पूरे क्वेश्चन पेपर का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एनालिसिस। जब आप एनालिसिस देखेंगे तो क्वेश्चन इन जनरल क्वेश्चन पेपर सीम्स अ सिंपल वन, बट व्हाट इज द डिफरेंस आई विल लेट यू नो इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। अब बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी में आप देखिए कि कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस आर देयर and this is the part which is very challenging, which is going to be very challenging for you. Detailed discussion will be provided, again I am saying, but आप देखिए क्वेश्चन समझिए, सोचना होगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी इन क्वेश्चंस को आंसर करने में, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इट सेज डू यू थिंक मैरिज एज सैक्रामेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। हिंदी में अगर मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है, राइट। कितना थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन एवरीवन्स लाइफ इन इंडिया। उसका इंपॉर्टेंस एज अ संस्कार, एज अ सैक्रामेंट इज गेटिंग लूज, इट इज और नॉट, राइट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, it says explain why suicide among young women is increasing in India। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि यंग वुमेन में सुसाइड क्यों इंक्रीज हो रहा है। सोचना पड़ेगा, फैक्ट्स चाहिए होंगे, लिखना पड़ेगा क्या इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या रीजंस है, ये आपको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, राइट। कुछ अच्छा कंटेंट, कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन इसमें यूज करना होगा। 10 मार्क्स का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिखने होंगे बिकॉज देयर इज नॉट मच स्कोप एज पर द अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लिमिट, राइट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से। क्वेश्चन नंबर 10, चाइल्ड कर्लिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। Just you see the type of question and what you don't think, मतलब I don't think कि आपको ये कहीं पे मिल रहा होगा, कहीं पे कोई नोट्स आपको दे रहा होगा इन सब क्वेश्चन को आंसर करने पे। न्यूज़पेपर में भी ऑफ कोर्स कवर होगा, बट जनरली वी यूज टू अवॉइड रीडिंग सच न्यूज़ेस। हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। बट आप देखिए हाउ child cuddling is now being replaced by mobile phones, discuss its impact on the socialization of children, right। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि
अब हम चाइल्ड को कडल करना, प्यार करना, उसके गालों में ऐसे चुटकी मारना या कुछ भी करना, उसके जगह हम मोबाइल के क्लिक्स में ऐसे कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तो वो चाइल्ड की सोशलाइजेशन, मतलब हाउ चाइल्ड इज गेटिंग रेज्ड, चाइल्ड बड़ा कैसे हो रहा है, सोशलाइज कैसे हो रहा है, वो कैसा इफेक्ट कर रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग, थॉरो एनालिसिस is needed of Indian society, then only you will be able to answer this question. Question number 16, why did human development fail to keep pace with economic development in India? Seems very easy, but I don't think it is easy, right? कि economic development India में हुआ, we all know, as our prime minister says, we are going to be third largest economy in the world very soon, but why there is no human development, right? So this you have to write in question number 16, 15 marks question. Question number 18 is again of society, right? And this is related to urbanization, which is direct part of the syllabus, urbanization. So what is the question? Let's see. Does urbanization lead to more segregation and or marginalization of poor in Indian metropolis? कि जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जिसको शहरीकरण हिंदी में बोलते हैं, जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो क्या इस शहरीकरण से पुअर्स क्या है, पुअर्स जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनका सेग्रीगेशन हो रहा है या मार्जिनलाइजेशन हो रहा है? वो एक इकट्ठे हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है, पृथक्करण उनका हो रहा है, अलग हो रहे हैं वो लोग, पुअर्स। अर्बन सेंटर्स में, शहर में क्या पुअर को जगह नहीं मिल रही है या वो मार्जिनलाइज हो रहा है, मतलब हाशिए पे जा रहा है, ठीक है, ये इसको आपको लिखना है। तो आप सिलेबस में देखेंगे तो अर्बनाइजेशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, सो बोथ आर मिक्स्ड, राइट। अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है बेसिकली पुअर्स के लिए, ये इसमें आंसर करना है 15 मार्क्स क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, सो इट केम इनटू माय माइंड कि जो 10 मार्कर्स क्वेश्चन है और 15 मार्कर क्वेश्चन, जहां पे थोड़ा एनालिसिस की जरूरत है, यूपीएससी इज गिविंग 100 वर्ड्स मोर, राइट, मतलब 15 मार्कर्स में वो पूछा जा रहा है 250 वर्ड्स में, सो दैट यू कैन एनालाइज एंड देन यू कैन राइट, राइट। तो वो यूपीएससी को पता है कि कहां पे कैसा क्वेश्चन और कैसा आंसर एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक? ठीक है, कास्ट आइडेंटिटी इंडिया में फ्लूइड क्यों है, स्टैटिक क्यों है? बहुत मतलब जिनका सोशलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए समझना इतना आसान नहीं होगा, so I would categorize this question as difficult. Question number 20, discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. ठीक है, दिस इज बेसिकली, इसमें आपको लग रहा होगा पोस्ट लिबरल इकोनॉमी है, लेकिन अगर सिलेबस से हम रिलेट करें तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो बेसिकली वहीं से क्वेश्चन है कि इंडिया की एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म में क्या इम्पैक्ट है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट। सोसाइटी हो गया। अब हम आगे देखते हैं अग्रिम गुरु का क्या एनालिसिस है, राइट। तो हमने सारे सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं, तो जो मेन एनालिसिस आपको अभी और फिर हमारी टीम बताने वाली है वो ये, एक तो ये है स्टैटिक वर्सेस करंट, कि कितने स्टैटिक क्वेश्चन है कितने करंट क्वेश्चन, विच आई विल कवर टुडे इटसेल्फ। सेकंड इज देयर इज ऑल द क्वेश्चन विद इन द सिलेबस, राइट, और कोई बाउंसर क्वेश्चन तो नहीं है। बाउंसर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन एकदम से आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, तो जैसे कि प्रीवियस ईयर में कैसे आए हुए हैं आर्ट एंड कल्चर में न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि कॉइन्स से रिलेटेड जो आर्ट है वो जनरली हम नहीं प्रिपेयर करते, इतना ज्यादा बुक्स में दिया भी नहीं है एनसीईआरटी में, है ना। जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि क्या ये क्वेश्चन कैन बी कवर्ड फ्रॉम व्हाट अपने जनरल स्टैंडर्ड सोर्सेस, तो उस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस तो हम देखें तो आई थिंक दे कैन बी कवर्ड, है ना। कैसे स्टैटिक क्वेश्चन है बिल्कुल कवर्ड हो सकते हैं, कुछ है जैसे बाउंसर, एक क्वेश्चन इसमें है वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और बाउंसर क्वेश्चन की बात करूं तो क्रायोस्फीयर एक पूछा गया था, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी लिख दिया है मैंने, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का जो एफर्ट था फॉर इंडिपेंडेंस वो पूछ लिया था। तो दीज आई एम कंसिडरिंग एज अ बाउंसर क्वेश्चन, राइट। GS2 में एक मैकब्राइड कमीशन आया था 2016-17 में आई गेस, सो इस बार कोई बाउंसर क्वेश्चन है कि नहीं, विल सी, ठीक है। फिर जो और हमारा एनालिसिस है कि किस क्वेश्चन में आपको
थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगे और किस क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे, सिंपल फैक्ट्स, एंड यू जस्ट पुट अप दोज फैक्ट्स एंड योर आंसर इज रेडी इन प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ओके, इन वेरी प्रिसाइज मैनर्स, जैसे कि हम नोट्स देंगे आपको अग्रिम गुरु की तरफ से मैगी पॉइंट्स के फॉर्मेट में, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वही है कि ऐसे क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन भी फटाक से आंसर किए जा सके। और दूसरा जो है कि किसमें थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, तो ये एनालिसिस आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले सिंपल एनालिसिस देखते हैं कि स्टैटिक वर्सेस करंट का क्या था। तो मैं बात करूं आप आज के क्वेश्चन पेपर की, 14 क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड स्टैटिक, राइट। अभी करंट मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं, उसके अलावा जो है वो स्टैटिक है। 5 क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड करंट, एंड एक क्वेश्चन जिसमें करंट और स्टैटिक दोनों है वो क्वेश्चन नंबर 17 एक क्वेश्चन है, राइट। तो बेसिकली यूपीएससी में ऐसा नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन में भी आप यू कैन राइट करंट्स का कोई डेवलपमेंट है या आपको कुछ आ जाता है दिमाग में, इंटरलिंकिंग इज ऑलवेज गुड, राइट। इवन करंट आर्ट एंड कल्चर में लोग करंट्स की चीजें लिख देते हैं एंड दे फेच गुड मार्क्स, टॉपर्स ने लिखा है, एंड ऐसे टॉपर्स ने जो हाईएस्ट स्कोरर है। बट हम सिर्फ एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे स्टैटिक है कैसे करंट है। फिर आंसर राइटिंग में दैट विल मेक डिफरेंस कि आप कितना इंटरलिंकिंग करते हैं, कितना सोचते हैं, राइट। तो करंट की बात करें, करंट कम है तो करंट हम डिस्कस कर लेंगे, तो स्टैटिक अपने आप हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैन बी कंसिडर्ड एज अ करंट बेस्ड क्वेश्चन कि क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो फ्रेश वाटर क्राइसिस है वो भी एक करंट का क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर्स में कवर होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 मैरिज जो है मैंने आपको डिस्कस भी किया है कि वेरी डियर टू इंडिविजुअल्स, टू फैमिली, टू सोसाइटी, राइट। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट वो रोल कैसे चेंज हो रहा है मैरिज का, तो ऑब्वियसली इट्स अ करंट बेस्ड क्वेश्चन। एक अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैटिक की भी चाहिए होगी, करंट की भी चाहिए होगी। सुसाइड जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यंग वुमेन में क्यों सुसाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक सुसाइड का जो फेनोमेना है अभी मॉडर्न सोसाइटीज में ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि कोटा वगैरह में आप देखते हैं ना, एजुकेशन हब्स में सुसाइड्स होते रहते हैं ड्यू टू मैनी प्रेशर्स अपॉन इंडिविजुअल्स। और ऐसे यंग वुमेन में क्या रीज़न है, तो एक करंट बेस्ड क्वेश्चन ही मानेंगे। और फिर चाइल्ड कडलिंग, मोबाइल एंड चाइल्ड कडलिंग, तो ये तो ऑब्वियसली मोबाइल तो अभी अभी आया है कुछ ही सालों में, जिसमें हम रील्स देखना चालू कर दिए, तो दिस इज प्योरली करंट बेस्ड विथ डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे 1 2 3 4 5 हैं, है ना। और जो दोनों का है वो मैंने आपको बताया था। इसमें आप देखिए जो करंट स्टैटिक फूड एक्सपोर्टर कि इंडिया कैसे फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर बन गया। तो स्टैटिक में आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कहाँ से फूड इंपोर्ट करता था, किस किस चीज़ों का इंपोर्ट करता था और अब क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या करता था दैट इज स्टैटिक, क्या करता है दैट इज करंट, राइट। सो दिस इज स्टैटिक वर्सेस करंट। एंड नाउ विद इन सिलेबस विच मीन्स बाउंसर क्वेश्चन, तो क्या कोई बाउंसर क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन को विल कैटेगराइज कि इट इज अ बाउंसर क्वेश्चन, दैट इज आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। क्यों मैं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा ज्यादा बुक्स में भी कवर नहीं है, होगा ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो, लेकिन जनरल हम प्रिपेयर करते हैं तो छोटा सा ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हुआ है तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हम रीजन बताते हैं कि इंडियंस ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं हो पाया ब्रिटिशर्स के मुकाबले, तो वी से दैट इंडियंस वर लैगिंग बिहाइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो ऐसा कुछ पासिंग रेफरेंस होता है। डिटेल में आवर टीम विल कवर कि पूरा एनालिसिस क्वेश्चन का कैसे अप्रोच करना है, बट आज के एनालिसिस में इतना था, ठीक। तो एक जनरल वर्डिक्ट मैं आपको दूं कि हमारा एक वर्डिक्ट क्या कहेगा इस क्वेश्चन पेपर को लेके। तो जैसा हमने देखा 14 क्वेश्चंस आर लाइक स्टैटिक क्वेश्चन, राइट। तो जनरल वर्डिक्ट तो यही मैं बोलूँगा, पेपर इजी टू मॉडरेट। जो अगर आपने अच्छे से करंट भी प्रिपेयर किया होगा तो करंट बेस्ड क्वेश्चन भी लिखा जा सकता है, उसमें ऑब्वियसली जो एक टच स्टैटिक का देना पड़ेगा। बट द चैलेंज इज व्हेन क्वेश्चन पेपर इज इजी, सो व्हाट इज द मेन चैलेंज। द चैलेंज आता है कि आप उसको कितना अच्छा लिख पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बेस्ट आना है, टॉप में आना है, तो फिर
कितना अच्छा आंसर लिख पाते हैं, वहीं पे चैलेंज आ जाता है। क्या कंटेंट डालते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, और कितने शॉर्ट मैनर में। स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत सोचना पड़ेगा, फटाफट लिखना पड़ेगा, तो वो चीज आपको पहले से प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। उसके लिए मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि वी हैव आवर आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग एज सुन एज दिस मेन एग्जामिनेशन फिनिशेस। ठीक है, 24 को फिनिश हो रहा है, 25 को हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कोई भी डिटेल हो हमारे ऑफिस आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एज दिस इमेज सेज थैंक यू अलोंग विथ थैंक यू, ये एक हमने लेंस लगा रखा है, मतलब स्टे क्यूरियस, राइट, कीप आस्किंग, कीप एक्सप्लोरिंग, देन ओनली you will be able to succeed not only in UPSC but also in life. So thank you very much for watching the video. Do like and subscribe our चैनल, एंड अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, कमेंट करके बताइए, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वंस अगेन।